हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल M2M ऑनलाइन पर। बच्चों, आज अपन बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 2021-22 के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। और आज हम विषय गणित के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि वस्तुनिष्ठ और जो अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, ये कोविड के बाद जो परीक्षा का पैटर्न चेंज हुआ है, प्रश्न पत्र का पैटर्न चेंज हुआ है और जो क्वेश्चनों की संख्याओं को भी बदला है और उनके नंबरों को भी बदला है, तो उस आधार पर इस बार जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का दबदबा काफ़ी है कि हमारे पास देखो 80 नंबर के तो 80 नंबर में से 30 नंबर के तो केवल और केवल मतलब कि छोटे क्वेश्चन आएंगे, जिसमें इसमें 30 में 18 प्लस 12 18 जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल वस्तुनिष्ठ रहेंगे। वस्तुनिष्ठ में हम एबेसिडे वाले कह सकते हैं, और ऐसे एबेसिडे वाले रहेंगे 12 और रिक्त स्थान वाले रहेंगे 6 क्वेश्चन। ठीक है, तो 18 ही हो गए। और फिर बाद में जो ये 12 क्वेश्चन है वो भी एक एक नंबर के छोटे छोटे सवाल आएंगे, छोटे छोटे, हर एक सवाल 1 अंक का रहेगा, तो 12 क्वेश्चन ये भी छोटे छोटे हैं। तो इस प्रकार हमारे 30 नंबर का मैटर तो बिल्कुल बहुत ही ईजी है और बहुत ही आसान सवाल आएंगे कि कम से कम बच्चा अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े तो इतने नंबर तो वो ला सके। तो अपन उसी सवालों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आज मैं गणित के केवल वस्तुनिष्ठ तरह के प्रश्न के मॉडल पेपर को अपन हल करेंगे। तो आइए अपन आज इस प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, अपन पहली प्रश्नावली के सवाल लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार के। तो बच्चों, इसमें जैसे पहला सवाल है कि 1095 भाग 1168 का सरलतम रूप अपन को लिखना है। सरलतम मतलब इनको किसी संख्या से अगर कट रहा है तो काट के फिर अपन इसका सरलतम रूप लिखेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों इसमें ऑप्शन देखो गलत दिए हुए थे, सभी के हर में 26 दे रखा था, तो ये 16 आएगा। और ये CBO भिंडर जो कि उदयपुर में है, उसके द्वारा एक मॉडल पेपर तैयार करके डाला गया है, जिसमें ऑब्जेक्टिव और अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक सब तरह के सवाल हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन है। ये पूरा पेपर है 100-120 पेज का, तो उसका अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। उसके केवल आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, उसके बाद अपन उसके बड़े सवालों को का भी चर्चा करेंगे। तो अभी केवल वस्तुनिष्ठ अपन देख लेते हैं। तो इसमें जैसे ये है, इसका सरलतम रूप लिखना, तो इसमें सबसे पहले तो सही करना है कि सब जगह 17/16, 25/16, 13/16 और 15/16। तो अपन इसका सरलतम रूप लिखने के लिए देखो, या तो अपन से डायरेक्ट कट रहा है तो डायरेक्ट काटो कि 1095/1168, और अगर नहीं कट रहा है तो अपन क्या करते हैं, इसके गुणनखंड कर देते हैं। तो गुणनखंड करेंगे तो देखो किससे 5 से काट देते हैं, 5 से भाग दे देते हैं। तो 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 9, फिर इसमें चला जाएगा 3 का भाग चला जाएगा, 3 का दे देते हैं। तो 7 या 21 और 3 3 73। अब 73 एक अभाज्य संख्या आ गई, तो इसमें सीधा 73 का भाग जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसके टुकड़े हो गए 5 × 3 × 73। और ऐसे ही अपन 1168 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये तो 2 का चला जाएगा, तो 2 देखो कितना जाएगा, 2 का देने से 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 4, फिर 2 का दे देंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, फिर 2 का दे देंगे 1, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, फिर 2 का देंगे 7, 73। अब फिर 73 आ गया, तो ये 73। कहने का मतलब जो नीचे आया वो देखो क्या आया, 2 × 2 × 2 × 2 और गुणा 73। तो 73 से 73 कट जाएगा, तो हमारे पास 15/2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो ये 15/16 हमारा आंसर आएगा। क्या आएगा, 15/16। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या को शांत दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।
अब ये शांत दशमलव प्रसार के लिए क्या कंडीशन है कि उसके हर में 2 की घात n और 5 की घात n आई, उसी को अपन शांत दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो देखो 2 की घात n, 5 की घात, इधर 23 में नहीं आएगा, 27 में नहीं आएगा, 17 में नहीं आएगा, 20 में देखो 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 5, इसका मतलब 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। तो ये 2 की घात m और 2 की घात n के रूप में लिख सकते हैं इसको। तो ये ही एक शांत दशमलव प्रसार होगा, इसका ही शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो शांत दशमलव प्रसार होगा, इसका मतलब 7/20 का। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद अगर अपन आगे चलें तो आगे देखो, इसमें होगा हमारे पास हो जाएगा अगला सवाल कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 तथा 1029 को भाग देने पर क्रम से 5 शेष बचे। तो देखो अब अपन को सबसे पहले तो इसका ऑप्शन सही करना है। 15, 25, 35 और 5 दे रखा है, 5 की जगह मैंने 16 लिखा है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या किया है कि अपन को बड़ी से बड़ी का मतलब मैसेप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? SCF। अब SCF तो ज्ञात करना है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि शेषफल 5 बचे। तो इसका मतलब पहले दोनों में से 5 घटा दो। तो 245 में से भी 5 घटाएंगे 240, और इधर 1029 में से भी 5 घटाएंगे तो 1024। अब इन दोनों का अपन को मैसेप ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैसेप ज्ञात करने के कई तरीके हैं। अपन यूक्लिड विभाजन पर से भी मैसेप निकाल सकते हैं, और अगर इनके गुणनखंड करके तो भी मैसेप निकाल सकते हैं, या फिर एक और है कि मैं जैसे अपन लैसे पे निकालते हैं वैसे भी उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। बस उसमें ध्यान ये रखना है कि ऐसी संख्या का भाग देना, मतलब अभाज्य संख्या का देना जरूरी नहीं, लेकिन ऐसी का देना जिसमें दोनों में भाग चला जाए। तो जैसे सबसे पहले 2 का देते हैं तो दोनों मैसेप की कंडीशन है दोनों में भाग जाना चाहिए। तो इसको देंगे तो ये चला जाएगा, इसके देंगे तो 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और ये चला जाएगा। फिर देखें 2 का चला जाएगा, इधर 60 और इधर 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। फिर 2 का चला जाएगा ये 30, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16। फिर भी 2 का चला जाएगा ये 15 और 6 दूनी ये 64। अब देखो, अब यहाँ तो 2 का जा रहा है लेकिन यहाँ नहीं जा रहा। किसी और संख्या का जो इन दोनों में 15 और 64 में चला जाए, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है, कोई भी संख्या नहीं है जो कि 15 और 64 में दोनों में एक साथ भाग चला जाए। तो हमारा इसका जो SCF है वो ये निकल जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। कितना निकलेगा? 16। तो कहने का मतलब जो इसका SCF है वो क्या हो जाएगा? 16। ठीक है, तो ऐसी 16 है सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है ये चौथा कि 225 को निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो 225 को वो घात के रूप में ही है, तो यहाँ पे 225 को अपन कर सकते हैं। 225 का अपन गुणनखंड कर दो तो 225 को यहाँ अगर विभाजित करेंगे 5 से क्या 3 से भी हो जाएगा, तो 3 से कर लेते हैं। 3 से करेंगे तो देखो 7 तिया 21 और 5 तिया 15। फिर 3 से करेंगे 3 दूनी 6 और 5 तिया 15। फिर अपन 5 से जाएगा तो ये 5 बार, फिर 5 से जाएगा तो ये 1 बार। ठीक है, तो अपन इसको लिख सकते हैं 3 की घात 2 और 5 की घात 2। 3 की घात 2, 5 की घात 2 आ रहा है, तो इसका मतलब इसको मैं सही लिख सकता हूँ ये। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इनको अपन डायरेक्ट कर रहे हैं इन सवालों को, तो आप ध्यान से देखिए। आगे 5वां सवाल कर रहा है कि 2 और √5 मतलब 3.5 और 3.5 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो यह एक पूर्णांक है, परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या या प्राकृत संख्या। तो प्राकृत और पूर्ण संख्या तो है नहीं, परिमेय और अपरिमेय की बात हो जाएगी। तो ये दोनों तो वैसे ही कट गए। ठीक है, अब इन दोनों में देखो, ये अगर बार लगा हुआ है तो 2.3.5 बार का मतलब है कि ये 2.35353535 ऐसे चल रहा है। तो जब ये कोई ऐसी संख्या है जिसकी पुनरावृत्ति होती है और वो आगे तक चल रही है, तो ये क्या होती है? परिमेय संख्या। क्या होती है? परिमेय संख्या। ठीक है, तो अपन यहाँ पे भी इसमें क्या हो जाएगा?
परिमेय संख्या है, तो ये सब ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। और जैसे ये सवाल है कि 144 और 172 का मैसअप है, तो मैसअप अभी हमने किया था, वैसे सेम निकाल लेंगे इसका मैसअप है कि मैसअप में तो 144 और 172। ठीक है, ये देखो मैसअप निकालने का एक तरीका सही नहीं है, बट अपन सवाल कर सकते हैं इससे, मतलब मैसअप ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, मैसअप निकालने के और कई तरीके हैं, तो अगर अपन को केवल मैसअप निकालना है तो उस तरीके से निकालना है, नहीं तो हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय है जिसमें भी हम मैसअप निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अपन ना निकाल के इस चीज़ से देते हैं, तो देखो 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग दोनों में चला जाएगा, 7 दूनी 14, ये 72, और ये 2 का 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, फिर 2 का देंगे तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, और फिर 2 का देंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये अब देखो 36 और 43 इन दोनों में कोई एक संख्या का भाग नहीं जाएगा, मतलब यहाँ रुक गया ये, तो जो इसका SCF है वो आ जाएगा 2 × 2 = 4। ठीक है, तो 4 आया, इसका मतलब ऑप्शन आ गया हमारा E। ठीक है, उसके बाद में इधर अगर आगे चलेंगे तो 2 संख्याओं का मैं सही है और ल सही है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो एक सूत्र पढ़ा था हमने पहली प्रश्नावली में कि अगर दोनों किसी 2 संख्याओं का LCM और उन्हीं दोनों संख्याओं का SCF का गुणनफल दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, ये एक सूत्र है पहली प्रश्नावली में। तो यही वो लगेगा जहाँ पे मैस है, मतलब 27 × LCM मतलब 162, और पहली संख्या 54 है और दूसरी अपन को ज्ञात करनी है। तो ये जो B अगर ज्ञात करेंगे तो B के लिए ये 27 × 162 में 54 का भाग लग जाएगा, वही हमारा B आएगा। तो देखो 9 3 27, 9 6 54, 1 2 से और 2 से कट गया ये 81 बार, कितनी बार, तो B का मान कितना आ गया 81। ठीक है, तो B के ऑप्शन में इसमें 81 आ रहा है क्या, हाँ तो आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा C। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह का ये 7वां सवाल हो गया। अब अपन इसके 8वें सवाल पर चलते हैं। तो 8वां सवाल ये है हमारे पास कि संख्या 7/2 और 5/2 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद शांत होगा। तो देखो इसको शांत मतलब कि ये कितने स्थानों के बाद शांत होगा, उसके लिए अपन इसको बदलते हैं। तो देखो यहाँ 2 की घात 5 है, तो यहाँ 5 की घात भी 5 आना चाहिए, मतलब ये 2 की घात सेम होनी चाहिए। तो मैं इसको बदल रहा हूँ, 2 की घात 5 और 5 की घात 2 तो है, और 5 की घात 3 से मैंने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो 7 गुणा ऊपर तो 125 आया, और नीचे देखो 2 की घात 5 और 5 की घात भी 5 हो गया, दोनों की घातें समान हो गई। इसका मतलब 7 × 125 बटा 10 की घात 5 हो गई है। अब 10 की घात 5 का मतलब कि ऊपर 5 अंक छोड़ के 0 लगेंगे। ये घात 5 है तो कितने अंक छोड़ने पड़ेंगे, 5। तो वो अंक ही पूछ रहा है, उसमें वो कह रहा है कितने स्थानों के बाद अंक, तो 5 स्थानों के बाद मतलब दशमलव लगानी है। कितने स्थानों के बाद, 5 स्थानों के बाद। तो 5 स्थानों के बाद दशमलव लगाने, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा 5। ठीक है, इसके बाद में जैसे वो अगला सवाल कर रहा है कि एक अभाज्य संख्या में कुल कितने गुणनखंड संभव है। तो अभाज्य संख्या के एक तो स्वयं संख्या होती है, जैसे अभाज्य संख्या मान लो 2 ले लो या 5 ले लो, तो इसके गुणनखंड एक तो खुद होगा और एक होगा। इसका भी एक खुद होगा और एक होगा, मतलब अधिकतम 2 ही गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या के। कितने गुणनखंड होते हैं, 2। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन बी ऑप्शन 2। इसमें भी 12, 21 और 15 का मैसे और लैसे निकालना है। तो देखो लैसे तो अपन ने कई छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं अपन, जो लैसे निकालने का तरीका, तो इस तरह से निकालते हैं अपन लैसे। यहाँ पे भी अपन उसी तरीके से अपन लैसे निकालेंगे। तो निकालो, देखो भाग दिया 2 का, तो ये हो गया 6 दूनी 12, 2 का नहीं जा रहा तो 21 और 15 में भी नहीं जा रहा, फिर 2 का दिया
3 बार 21 और 15, फिर 3 का दिया तो 1, 7 और 5, ठीक है। तो अब इसमें 5 का भाग देंगे तो 5 का देखो 1, 7 और 1, फिर 7 का देंगे तो 1, 1, 1 आ गया। तो ये तो हमारा एलसीएम निकालने का तरीका है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, गुणा कर दो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, और 60 गुणा 4 करेंगे तो 420, कितने आ जाएंगे 420। तो ये तो हमारा एलसीएम हो गया। अब देखो मैं अभी जो अपन ने ऊपर वाले सवालों में भी इसी से निकाला था, तो अभी हमें इसका एचसीएफ निकालना। तो 12, 21 और 15, तो इसको ध्यान से समझो। अब यहाँ पे तो अपन ने 2 का भाग दिया, अब 2 का 1 में ही जा रहा था, बाकी में नहीं जा रहा था। एचसीएफ के लिए अपन क्या करेंगे कि ऐसी संख्या का भाग देना कि तीनों में जाए। अब 2 का तो तीनों में जाएगा नहीं, तो मैं किसका देता हूँ, 3 का दे देता हूँ। तो 3 का देखो 3 चौक 12, 3 7 21 और 5 तिया 15, चला जाएगा तीनों में। अब अगली कोई ऐसी संख्या है जिसका किसी एक संख्या का भाग 4, 7 और 5 में चला जाए, तो ऐसी कोई संख्या है ही नहीं। तो केवल हमारा जो एचसीएफ है वो क्या आ गया, 3, ठीक है। तो इससे अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सवाल में डायरेक्ट एचसीएफ निकालने का एक ट्रिक मान लो इसको। ऐसे ऑथेंटिक विधि नहीं है कि आप इससे एचसीएफ निकालो, लेकिन आप एक ट्रिक मान लो कि इससे अपन एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो इसका देखो पहले मैं से पूछा है, तो मैं से तो आ गया हमारे पास 3 और लेस से आ गया हमारे पास 420। तो इसका देखो ऑप्शन देखो ये आ जाएगा इससे, ठीक है, 3 और 420। तो इस तरह अपने ये 10 सवाल पूरे हुए बेटा, ठीक है। ये 10 सवाल पूरे हो गए और बाद में फिर बड़े सवाल हैं। तो अभी केवल अपने छोटे सवालों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे आइए अपना अब अगले प्रश्नावली पर चलते हैं। हाँ तो बच्चों इसके दूसरी प्रश्नावली बहुपद, जिसका क्या नाम है, बहुपद के अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं, 8-10 प्रश्न, जो कि इनमें से देखो ये सवाल अगर आप निकालोगे अच्छी तरह तो इन तरह के ही सवाल आएंगे। तो अपन इन सवालों को ध्यान से निकालेंगे, 2-4 बार इनको रिवीजन करेंगे तो अपने ये सवाल आना शुरू। इन सवालों का देखो गणित में क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि जैसा सवाल अपन रिवीजन में किया या जैसा सवाल अपन ने लिया वैसा ही आए। इसमें सवाल का तरीका समान रहता है। क्या रहता है, तरीका समान रहता है। तो अपन को सवाल निकालने का तरीका ही हम अपन को पता करना है, कि वो तरीका ही उसको समझना है, ना कि सवाल को रटना है। सवाल को रटने से क्या होगा, ज़रूरी नहीं आपने जो सवाल रटा या जो याद किया वो सवाल नहीं है, उसकी संख्या चेंज हो गई। तो गणित में तरीके को ही समझना होता है। अगर अपन को सवाल का तरीका आ गया तो किसी भी तरह का सवाल अपन रख दे तो वो उसको अपन उस तरीके से हल कर सकते हैं, सेम तरीके के। तो इसमें जो पहला सवाल है वो द्विघात के मूलों का योग, द्विघात समीकरण के मूलों का योग बहुपद है, ठीक है। तो इसके मूलों का योग अपन को ज्ञात करना है। तो बहुपद हमें 7x² - 3x + 1 दे रखा है, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा अगर मूल है तो मूलों का योग होता है -b/a और मूलों का गुणन होता है c/a। तो यहाँ पे अपन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो देखो यहाँ जो ax² + bx + c ये कोई बहुपद होता है तो उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। तो -b/a को देखो माइनस, और b की जगह है -3 और a की जगह है 7, मतलब ये हो जाएगा 3/7। क्या हो जाएगा, 3/7। तो 3/7 इसका बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है। मूलों का योग ज्ञात करना है, तो मूलों का योग होता है -b/a। तो -b/a से निकाला तो हमने 3/7 आ गया, ठीक है। दूसरे सवाल में वो कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद के मूलों का योग और गुणनफल ये है 1/3 और -1/3, तो द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है, द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है बच्चों, क्या सूत्र होता है कि x² माइनस मूलों का योग और साथ में x प्लस मूलों का गुणा, ये सूत्र होता है गुणा। तो इसमें अपन रखते हैं तो x² माइनस मूलों का योग मतलब 1/3x और मूलों का गुणन मतलब -1/3, ठीक है। ये
ये 1/3 है, ये माइनस का 1/3 है। तो अब इसको हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस x/3 और माइनस के 1/3। यहाँ पे मैं अगर 3 लसा पे लूँगा, क्या लूँगा, 3 लसा पे लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x² माइनस x माइनस 1। ठीक है, तो ये 1/3 इधर लिख दिया और 3x² माइनस x माइनस 1। तो कहने का मतलब इसे 1/3 को अचर पद मानते हैं। ये हमारा पद है 3x² माइनस x माइनस 1। तो इसमें ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है, 3x² माइनस x माइनस 1 है इसमें बी ऑप्शन। तो इसका कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, ये बच्चों हो सकता है तुम आपको थोड़ा ये दिखाई कम दे, तो इसमें थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से, ये बी ऑप्शन होगा हमारा। ठीक है, उसके बाद में तीसरा सवाल है ये 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यांक। तो शून्यांक मतलब वही बराबर 0 करके अपन इसको हल करते हैं। तो बराबर 0 करके हल करने से देखो क्या आएगा कि 6x² माइनस 7x माइनस 3, इसके अपन गुणनखंड करते हैं तो ये गुणा करने पर -18 आने चाहिए और जोड़ने घटाने पर आने चाहिए -7। तो इसके टुकड़े हो जाएंगे -9 और 2। ठीक है, ये टुकड़े हो जाएंगे क्योंकि दोनों गुणा करेंगे -18 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। तो 6x² माइनस 9x प्लस के 2x और माइनस के 3, ये हो गया। तो अब अपन इसको करेंगे तो इसमें से कॉमन आ जाएगा 3x, तो यहाँ बच गया 2x माइनस 3 और प्लस 1 कॉमन, तो 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, ये आ गया। इनको बराबर 0 करेंगे तो 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से जो x का मान आएगा वो 3/2 आएगा और यहाँ से x का मान आएगा 1/3। तो x का मान 3/2 और -1/3, ये दोनों हमारा आंसर हो जाएंगे इसके। तो ये इसके मूल हो जाएंगे 3/2 और -1/3, मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अगला सवाल है यही 4x² के शून्यांक अपन को ज्ञात करने हैं। तो 4x² माइनस 4x प्लस 1, तो ये गुणनखंड आपको आना चाहिए बच्चा। अगर नहीं आ रहा तो इसका बेसिक थोड़ा सा आप सीखो, उसके बाद अपन इसको गुणनखंड को करेंगे। तो इसमें देखो गुणा करने पर तो आने चाहिए 4, 4 एकम 4 और योग करने छोड़ या बाकी करने पर -4। तो इसके जो खंड हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, -2 और -2, क्योंकि दोनों गुणा करेंगे तो प्लस के 4 और दोनों को जोड़ेंगे तो -4 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अपन इसको 4x² माइनस 2x प्लस हुआ 1, तो इन दोनों में 2x कॉमन, तो ये बच गया 2x माइनस 1 और -1 कॉमन, तो ये भी 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 हो गया और 2x माइनस 1 हो गया। तो यहाँ से भी हमारे पास x का मान 1/2 और 1/2, दोनों समान मान है, x का मान 1/2 1/2। तो इसमें भी हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा बी, जिसमें कि मान है 1/2 और 1/2। ठीक है, तो ये 4 सवाल हुए। उसके बाद अपन इसके 5वें सवाल पर चलते हैं। तो 5वां सवाल है बच्चों इसका ये कि इसके भी अपन को शून्यांक ज्ञात करने, क्या ज्ञात करने, शून्यांक। तो शून्यांक में हमारे पास सवाल है कि 3x², हमारे पास सवाल है ये 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यांक। आप गुणा, आप ऐसी संख्या देखने 3 चौक -12, तो गुणा करने पर आना चाहिए, ये -1 रहना चाहिए। तो क्या हो जाएंगे, वही -4 और प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 3x² माइनस 4x प्लस 3x और -4, इन दोनों में से x कॉमन आ गया तो ये 3x माइनस 4 हो गया, प्लस 1 कॉमन आ गया तो 3x माइनस 4 हो गया, 3x माइनस 4 और ये हो गया x प्लस 1। तो इनको बराबर 0 करेंगे तो एक तो 4/3 आ जाएगा, एक -1 आ जाएगा। इनको बराबर 0 करने से ये आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसके मूल हो गए। तो 4/3 और -1 इधर आ रहा है सी में, तो ये सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा, -1 और 4/3। ठीक है।
उसके बाद इधर देखते हैं अपन छठे सवाल में भी शून्यांक पूछ रहा है 3x² + 4x + 1 के शून्यांक। तो इसके भी अपन गुणनखंड करते हैं 3x² + 4x + 1। तो गुणा करने पर तो आने चाहिए 3 और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए 4। तो ऐसे खंड हो जाएंगे 3 और 1। तो इसमें तोड़ लेते हैं इसको 3x² + 3x + x + 1। तो ये 3x कॉमन तो x + 1 और +1 कॉमन तो x + 1। तो x + 1 आ गया और एक 3x + 1। तो x बराबर -1 और एक -1/3। ये दोनों मान आए हमारे पास। बराबर जीरो करने से अलग अलग जीरो करेंगे तो ये दोनों मान आएंगे हमारे पास। तो -1 और -1/3। तो इसमें ऑप्शन में आया हमारे पास ए ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद में ये सवाल है 7वां सवाल। तो 7वें सवाल में ये कह रहा है कि वही शून्यांक ज्ञात करने अपन को x² + 7x + 10 के शून्यांक। अब हमें ऐसी संख्या देखनी है जो गुणा करने पर तो आए चाहिए 10 और जोड़ने या घटाने पर आने चाहिए +7। तो खंड क्या हो जाएंगे हमारे पास 5 दूनी 10 सिंपल। तो उसमें तोड़ लो इसको। तो x² + 2x + 5x + 10। ठीक है। यहाँ से 2 और 5 में तोड़ लिया, x कॉमन लिया तो x + 2 + 5 कॉमन लिया तो x + 2। अब देखो बेटा ये आपको आना चाहिए, इसमें कोई ज़्यादा गणित नहीं है, ये सवाल सीधे सवाल है। तो इस तरह से इतने छोटे छोटे सवाल आपको आने चाहिए। तो एक तो x + 2 कॉमन ले लिया और एक x + 5। इनको बराबर जीरो करेंगे तो x -2 और एक -5। ये हमारे पास ऑप्शन आएगा इसका। हाँ सॉरी, यहाँ शून्यांकों का योग पूछ रहा है, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग करेंगे तो भी -10 आएगा। क्या आएगा वो सॉरी -7। दोनों शून्यांक आए, इनका योग करेंगे तो -7 आएगा। ऐसे भी अपन निकाल सकते हैं या अपन अल्फ़ा बीटा से भी निकाल सकते हैं -b/a। तो माइनस और b का मान 7 और बटा 1 तो माइनस के 7 आ जाएंगे। इसके शून्यांकों का योग क्या आ जाएगा -7। ठीक है। इसमें अगले सवाल में कह रहा है इसके शून्यांकों का गुणा x² + 7x + 10 के शून्यांकों का गुणा मतलब अल्फ़ा बीटा जो कि होता है c/a। c का मान है 10 और ये 1 तो 10/1 मतलब हो गया 10। तो इसका शून्यांक आ गया 10। ठीक है। अगले सवाल में ये कह रहा है 9वें सवाल में कि यदि a और b द्विघात समीकरण इसके मूल हैं तो इसमें भी देखो a2 + b2 दे रखा है, लेकिन a² + b² का मान हमें ज्ञात करना है। तो कुल मिला इसके शून्यांक ज्ञात करने, तो शून्यांक हम ज्ञात कर लेते हैं। देखो इसके शून्यांक है हमारे पास, सवाल है x² - 2x - 8। अब हमें ऐसे देखना है जिसके गुणा करने पर तो आने चाहिए -8 और जोड़ या बाकी करने पर आने चाहिए -2। तो खंड क्या हो जाएंगे, खंड हो जाएंगे 4 दूनी 8 तो -4 और +2। ठीक है। तो ये x² - 4x + 2x - 8। तो ये x - 4 + 2x - 4। तो x - 4 हो गया और x + 2 हो गया। तो इसके अगर बराबर जीरो करेंगे तो एक तो 4 हो जाएगा और एक -2 हो जाएगा। तो ये इसके अब इसके ये मूल आ गए 2। ठीक है। a का मान 4 और b का मान आ गया -2। अब हमें ज्ञात करना है a² + b²। तो 4 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और -2 का स्क्वायर 4 मतलब ये आ गया 20। कहने का मतलब इसका योग क्या आएगा 20। तो ये 20 हमारा आंसर हो गया। ठीक है। तो इस तरह बेटा इस सवालों को इस तरह अपन हल करेंगे। ये 20 कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो आगे है वो बड़े सवाल है। तो उम्मीद है आपको ये सवाल अगर आप ध्यान से मिलाओगे या ध्यान से निकालोगे तो ये सवाल आ जाएंगे। और इस तरह के सवाल भी आपने निकाल लिए तो आप अच्छे नंबर इसको क्लास में ला पाओगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।